गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद किसे कहते हैं? जब एक भाषा में कही या लिखी गई बात को दूसरी भाषा में सार्थक रूप से उसको परिवर्तित किया जाए, उसे ही हम अनुवाद कहते हैं। यानी एक भाषा की जो बात है उसे हम दूसरी भाषा में परिवर्तित करें, वो भी सही, इसे ही हम अनुवाद कहते हैं। अनुवाद का महत्व। अनुवाद 20वीं सदी को अनुवाद का युग कहा गया क्योंकि अनुवाद 20वीं सदी से ही चालू हुआ। यद्यपि अनुवाद सबसे प्राचीन व्यवसाय या व्यवसायों में से एक कहलाता है, तथापि उसके जो महत्व 20वीं सदी में प्राप्त हुआ वह उसे पहले नहीं मिला, ऐसा माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह माना गया है कि 20वीं शताब्दी में भाषा संपर्क यानी विभिन्न भाषाई समुदायों में संपर्क की स्थिति प्रमुख रूप से आरंभ हुई। यानी एक समुदाय दूसरे समुदाय के संपर्क में आए। इसका मूल कारण आर्थिक और राजनीतिक कारण माना जाता है। यानी व्यवसाय के लिए या तो फिर देश के बीच जो राजनीतिक संबंध है उसके लिए वह एक दूसरे के संपर्क में आए। फलस्वरूप विश्व का आर्थिक और राजनीतिक मानचित्र परिवर्तित होने लगा। वर्तमान युग में अधिकतर राष्ट्रों में यदि एक भाषा प्रधान है तो एक या अधिक भाषाएं गौण पद पे। यानी मान लो भारत में हिंदी भाषी देश है भारत, तो भारत में हिंदी भाषा तो प्रधान है ही, लेकिन अन्य भाषाएं भी जिनका भले ही छोटा रूप हो लेकिन वह भाषाएं तो भारत में विद्यमान है, उस भाषा को बोलने वाले लोग तो भारत में विद्यमान है। दूसरे शब्दों में एक ही राजनीतिक प्रशासनिक इकाई की सीमा के अंतर्गत भाषाई बहुसंख्यक लोग भी रहते हैं और भाषाई अल्पसंख्यक, यानी एक भाषा को बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग और एक भाषा को बोलने वाले बहुत कम लोग। तो लोकतंत्र में सब लोगों का प्रशासन में समान रूप से भाग लेने का अधिकार तभी सार्थक माना जाता है जब उसके साथ उनकी भाषा के माध्यम से संपर्क किया जाए। इससे बहुभाषिकता की स्थिति उत्पन्न होती है और उसके संरक्षण की प्रक्रिया में अनुवाद कार्य का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक तथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर बढ़ते हुए आदान प्रदान के कारण अनुवाद की अनिवार्यता और महत्व को नई चेतना प्रबल रूप से विकसित होती हुई दिखाई देती है। अब आप इसको समझाने के लिए मैं सबसे बड़ा उदाहरण यह दूंगी कि अगर हमारे देश में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी इंग्लिश को भी वही महत्व दिया गया है, तो जब भी हम किसी सरकारी दस्तावेज यानी किसी भी सरकारी महत्व के पेपर को अपने घर पे लाते हैं, या मान लीजिए आप किसी भी सरकारी बैंक के फॉर्म को घर लाते हैं, तो उसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी अनुवाद रहता है। तो इससे जो हिंदी भाषा भाषी लोग हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, जो अंग्रेजी भाषा भाषी लोग हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। तो सरकार के दस्तावेज या फिर कभी कभी प्राइवेट दस्तावेज, तो जिस देश में जो भाषा बहुत ज़्यादा बोलने वाले या उससे संबंधित लोग रहते हैं, तो इस स्थिति में अनुवाद का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है ताकि किसी भी को दिक्कत ना हो। इसीलिए किसी एक लिखी गई चीज को दोनों भाषाओं में अनुवाद कर उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अनुवाद के प्रकार। अनुवाद के 4 प्रकार होते हैं: शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद और आशु अनुवाद। तो शब्दानुवाद में हम शब्दों का हूबहू दूसरी भाषा में उसी प्रकार अनुवाद कर देते हैं। तो इस प्रकार के अनुवाद तकनीकी तथा वैज्ञानिक शब्दावली या तकनीकी तथा वैज्ञानिक दस्तावेजों को अनुवाद करते समय हमें शब्दानुवाद का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा है भावानुवाद। भावानुवाद में भावों को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है, यानी जिस भाषा से जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं उसमें हूबहू शब्दों का अनुवाद करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों भाषाओं के शब्दों का जो अनुवाद है उसका सही वही मतलब ना निकले, तो इससे भाव जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जब हम कोई भी कहानी का अनुवाद करते हैं तो उस कहानी का अनुवाद करते समय हमें शब्दों पे नहीं बल्कि भाव पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कहानी का जो भाव है, कहानी में जो बताया गया, अगर हम दूसरी भाषा में उसका अनुवाद कर रहे हैं तो अनुवाद करते समय वह भाव तथा कहानी का जो उद्देश्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए।
तीसरा है सारानुवाद। यहाँ सारानुवाद का मतलब होता है कोई भी बड़ी चीज को छोटा कर देना, यानी कोई एक बहुत भारी भरकम इंग्लिश का पैराग्राफ है, उसे हमें कम शब्दों में छोटा करके उसका दूसरी भाषा में यानी हिंदी में अनुवाद करना, इसे हम सारानुवाद कहते हैं। चौथा है आशु अनुवाद। आशु अनुवाद अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आशु अनुवाद उसे कहते हैं जब कोई एक आदमी दो अलग अलग भाषाओं के लोगों के बीच में बैठ के अनुवाद करता है, उसे हम आशु अनुवाद कहते हैं और यह आशु अनुवादक कहते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब दो देश के नेता मान लो एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो जो विदेश का नेता है उसे इंग्लिश आता है और जो भारत का नेता है उसे इंग्लिश नहीं आती, उसे हिंदी आती है, तो वह तो इंग्लिश में बोल रहा है, तथा उसे जो भारत का नेता है वो कैसे समझेगा, उसे तो इंग्लिश नहीं आती। तब बीच में एक आशु अनुवादक होता है, वह जो इंग्लिश में बोल रहा है वह उसे हिंदी में समझाकर भारतीय नेता को बोलता है, तो भारतीय नेता हिंदी में उसका उत्तर देता है, तथा उस हिंदी के उत्तर को आशु अनुवादक वापस से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस विदेशी नेता को बोलता है। तो इस प्रकार आशु अनुवादक दोनों नेताओं के बीच में उनकी भाषा का अनुवाद कर एक दूसरे के संदेश को एक दूसरे के पास पहुंचाता है। होमवर्क के लिए आप लोग मैंने यह जो 15 छोटे छोटे लाइन्स दी है इंग्लिश की, उसे आप हिंदी में अनुवाद करेंगे और अनुवाद करते समय व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि ना करिएगा। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।